बाबा डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए धम्मभूमि के संस्थापक श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल जी को सादर वंदना। सभी भिक्षुओं को सादर वंदना। बीआरसी और धम्मभूमि परिवार को मेरी तरफ से नमो बुद्धाय जय भीम। टीम के जो भी साथी आज इस जो मीटिंग में जुड़े उन सबको मेरी तरफ से नमो बुद्धाय जय भीम। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें आप लोगों से शेयर की और जो लक्ष्य के बारे में जो चर्चा हो रही है आज, जैसा कि सभी साथी जानते हैं कि ये प्लेटफॉर्म बनाया है बंते जी ने बीआरसी के माध्यम से बहुत सारे लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जा सकती है। और कोई भी काम है 2 दिन 4 दिन 10 दिन लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन आप इसमें देखेंगे धम्मभूमि का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें लगातार टीम के साथी जुड़ रहे हैं और आए दिन एक नए सब्जेक्ट के ऊपर इस पे चर्चा होती है। आज का जो सब्जेक्ट रखा है, जितना कठिन लक्ष्य पाना उतना ही सख्त प्रशिक्षण जरूरी है। प्रबुद्ध साथियों, आज तक के रिकॉर्ड रहे हैं, जिस भी लक्ष्य की आप बात करेंगे, जिस भी महापुरुष ने या जिस भी किसी भी योजनाकार आदमी ने या कोई भी एक आम आदमी या कोई बिजनेसमैन हो सकता है या कोई मूवमेंट लेके चलने वाला आदमी हो सकता है, अगर वो प्रशिक्षित है, अगर उसको एक बेहतरीन तजुर्बा है काम करने का, अगर वो प्रशिक्षित किया गया है तो वो लक्ष्य को आसानी से पा सकता है। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो प्रशिक्षण भी उतना ही मजबूती के साथ होना चाहिए। अगर कोई भी आदमी काम कर रहा है, किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा है, खाली आप इसमें आप मूवमेंट्स या धम्म के क्षेत्र में ना देखें, अगर कोई आदमी किसी भी क्षेत्र में काम करता है उसका प्रशिक्षण होना बहुत जरूरी है। आज तक के अगर आप रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे, जिस भी महापुरुष ने, उन्होंने सबसे पहले के जो साथी थे उनको प्रशिक्षित किया और प्रशिक्षित करने के बाद उनको फिर एक टाइम बाउंड प्रोग्राम दिया गया, काम दिया गया, ताकि वो उस काम को बहुत आसानी से पूरा कर ले। और साथियों, आप लोगों ने ये बात भी देखी होगी, बहुत सारे कैंपों के माध्यम से देखा होगा आप लोगों ने, जितने भी लोग मूवमेंट में काम कर रहे हैं उनको पहले प्रशिक्षित किया गया है और प्रशिक्षित करने के बाद ही उन्होंने अपने लक्ष्य पे काम किया और उस लक्ष्य को अचीव किया है। आप अगर मैं बात करूं, शुरुआती जो दौर है, अगर धम्मभूमि की मैं आपके बीच में बात करूं, बहुत सारे साथी धम्मभूमि के पुराने जो मूवमेंट के लोग रहे हैं वो जुड़े। धम्मभूमि ने भी प्रशिक्षण केंद्र खोले। जब भी हमारे कोई कार्यक्रम होते हैं तो सबसे पहले बोर्ड पर आप लोगों को ये बात सिखाई जाती है कि एक कार्यकर्ता, एक कार्यालय, एक उसका एक प्रशिक्षण, 3-4 पॉइंट के ऊपर बहुत बारीकी से बात की जाती है। अगर कार्यालय है तो डेली वहां से योजनाएं बनाई जा सकती है, कार्यकर्ता है तो उनको काम दिया जा सकता है, और प्रशिक्षण केंद्र है तो उस केंद्र में उनको तैयार करके उनको एक टाइम बाउंड प्रोग्राम दे करके उनको फिर प्रशिक्षित करके फील्ड में भेजा जाता है और उसके बाद में उस लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग धर्म के अलावा राजनीति के अलावा अगर आप किसी भी क्षेत्र में काम करके देखेंगे, प्रशिक्षण अगर आदमी का मजबूती के साथ किया गया है तो वो फिर कभी भी कहीं भी किसी भी क्षेत्र में मात नहीं खाता है। मिलिट्री के अंदर, फौज के अंदर, या किसी भी जो हमारे देश की जो सेनाएं हैं, थल सेना है, वायु सेना है या जल सेना, उन लोगों का बहुत मजबूत प्रशिक्षण किया जाता है, उनको प्रशिक्षित किया जाता है। और उनका जब मजबूत प्रशिक्षण होता है तो उसके बाद में वो मेंटली इतने तैयार हो जाते हैं, वो किसी भी क्षेत्र में जाकर के अगर उनके सामने दुश्मन खड़ा है और वो मशीन गन लेकर के खड़ा, तोप लेकर के खड़ा, उसके बावजूद भी वो उसके आगे अड़ जाते हैं और सबसे पहले
कोशिश करते हैं वो दुश्मन को नेस्त नाबूद कर दें। लेकिन ऐसा भी देखने में आया कि जब उनके पास हथियार नहीं होते फिर भी वो दुश्मन के आगे अड़ जाते हैं, क्योंकि उनको तैयार किया जाता है, वो छाती पर गोली खाने के लिए भी तैयार है। क्या मात्र एक 50,000, 30,000, 40,000, 1 लाख सैलरी लेने वाला आदमी हर महीने के उसको पैसा मिलता है, तो क्या कोई भी आदमी अपनी छाती पर गोली खा सकता है? कोई भी आदमी नहीं खा सकता। लेकिन जब उसका प्रशिक्षण किया जाता है, उसको प्रशिक्षित किया जाता है, उनकी एक लंबी ट्रेनिंग होती है, और उस पूरे दस्ते की जब ट्रेनिंग इतनी मजबूती के साथ की जाती है और साथ ही साथ में उसको मानसिक रूप से तैयार किया जाता है, मानसिक रूप से उसको तैयार करके ये कहा जाता है कि अगर तुम अपना मिशन फतेह करके आए तो भी तुम्हें विजेता कहलाओ, तुम्हारा मान सम्मान होगा, पूरा देश आप लोगों को सैल्यूट करेगा। तुम जब वहां सीमा पर अपना झंडा फतेह करोगे, अपनी सीमाओं की रक्षा करोगे, तो हमारा देश भी सुरक्षित होगा। साथ ही साथ में उनको ये भी सिखाया जाता है, बाय द वे किसी कारणवश आप लोग अपने देश की रक्षा करते हुए जंगे मैदान में शहीद भी हो गए तो तुम्हारे गीत गाए जाएंगे, तुम्हारी प्रतिमाएं लगाई जाएंगी। जब तुम शहीद हो जाओगे तुम्हारी शहादत पर मेले लगेंगे, तेरा देश में समाज में पूरा नाम होगा, परिवार में सब पूरे परिवार के सामने आप लोगों का नतमस्तक किया जाएगा। पूरा देश उस दिन नम आंखें नम के साथ तुम्हें विदाई देगा। शहीदों के नाम पर जो एक शेरो शायरी का लगेंगे हर वर्ष, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। तो इस तरीके से उसको मेंटली तैयार किया जाता है कि मजबूती के साथ उसको तैयार किया जाता है, और जब वो तैयार होता है तो उसके बाद सबसे पहले सबसे आगे वो गन लेकर के खड़ा होता है और देश की सुरक्षा में अपने आप को देश के लिए न्योछावर कर देता है। उसको जब इतनी सारी चीजें मेंटली प्रिपेयर किया जाता है, कठिन परिश्रम के दौर से, कठिन प्रशिक्षण के दौर से जब उसको गुजारा जाता है, तो उसके बाद में वो देश की सुरक्षा करते हुए अपने आप को शहीद भी कर देता है। अन्यथा साथियों कोई भी ऐसा आदमी नहीं है थोड़ी बहुत तनख्वाह लेकर के अपने आप को इस दुनिया से अलविदा कर दे। कहने का अर्थ है कि प्रशिक्षण के बाद ही एक आदमी मजबूती के साथ कदम उठाता है, इसलिए प्रशिक्षण जिंदगी में हर क्षेत्र में जरूरी है। आप कॉलेज में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, और पढ़ाई के बाद में आपका कहीं पर भी किसी जॉब में सिलेक्शन हो जाता है, और सिलेक्शन होने के बाद में आप लोगों को डायरेक्ट जिस नौकरी के लिए, जिस वैकेंसी के लिए आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको डायरेक्ट उस जॉब में नहीं भेजा जाता है। आपके अपॉइंटमेंट के बाद आपका एक प्रशिक्षण होता है। हमारे बीच में जितने भी साथी गवर्नमेंट जॉब में, वो सभी इस बात से परिचित है। पहले उनका प्रशिक्षण होता है, और उनका प्रशिक्षण होने के बाद उनका फिर एग्जाम होता है। एग्जाम जो पास कर लेते हैं तो उनको फिर जॉब थमा दी जाती है कि अब आप ये काम करेंगे। और बीच बीच में भी उनका एग्जाम होता है, बीच बीच में ऊपर उनसे ऊपर जो अधिकारी है वो आता है और उनसे चर्चा परिचर्चा करता है, उनकी ट्रेनिंग फिर से बुलाया जाता है। समय समय पर सभी लोगों को ट्रेनिंग पे बुलाया जाता है, क्योंकि जब आदमी काम करता तो नए शोध होते हैं, नए नए विषयों के ऊपर जानकारियां दी जाती है, नई जो टेक्नोलॉजी आ गई उसके बारे में उनको प्रशिक्षित किया जाता है, उसके बाद में वो आगे का कदम उठाता है। साथियों, एक टारगेट जब सेट कर दिया जाता है तो उस टारगेट को अचीव करने की फिर तैयारी की जाती है। एक एग्जांपल मैं मूवमेंट से हटके आपके बीच में रखूंगा। जब एलन मस्क से पूछा गया था कि आप इतने सारे जो काम कर रहे हैं, आप पूरा दुनिया में धनाढ्य हैं, सबसे ज्यादा आपके पास संपत्ति है, ऐसा ये सारा का सारा आप कैसे अचीव कर पाते हैं? तो वो कहते हैं कि मैं अपना टारगेट सेट करता हूँ। तो जब पत्रकार उनसे पूछते हैं कि आप अपना टारगेट कैसे सेट करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं अपने काम को, अपना जो मकसद है उसको पाने के लिए मैं 10 साल का टारगेट लेता हूँ। तो पत्रकार ने कहा जी 10 साल का समय तो बहुत लंबा हो जाता है। 10 साल में अगर आप कोई टारगेट लेकर के बैठेंगे, हर एक आदमी के पास जो उसकी एज है वो लिमिट है, सांसें गिनी चुनी है। एक आदमी की उम्र एक लिमिटेड, ऐसा है नहीं कि आप सदियों सदियों तक जिंदा रहेंगे। तो आप उस टारगेट को, एक एक टारगेट को 10 साल में अगर लेके चलोगे तो आप उसको अचीव कैसे कर पाओगे? तो एलन मस्क कहते हैं कि नहीं,
मैं 10 साल का टारगेट पहले लेता हूँ, उसको अपनी डायरी में लिख लेता हूँ, और उसके बाद में मैं योजना बनाता हूँ कि मैं 10 साल के टारगेट को 1 साल में कैसे पूरा कर सकूं। फिर वो उस 10 साल के टारगेट को 1 साल में अचीव करने की कोशिश करता है। पर वो साथियों, हमें भी अपना जो बड़ा टारगेट लेकर के अपने छोटे छोटे उस टारगेट को टुकड़ों में तोड़ करके फिर काम किया जाता है। लेकिन ये सारा का सारा काम ट्रेनिंग का है। अगर हमारी ट्रेनिंग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो गई है तो हम उसमें सक्सेस हो सकते हैं। और अगर हमारी ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है तो साथियों, आज तक कोई भी आदमी जो अप्रशिक्षित कार्य करता है वो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। साहब काशीराम जी के बहुत सारे एग्जाम्पल आपके बीच में पड़े हुए हैं। सभी साथी इस बात से जानते हैं कि साहब ने एक कैडर तैयार किया था और मुट्ठी भर लोगों को उन्होंने शिक्षित किया था, उनको प्रशिक्षित किया था, और प्रशिक्षित करके ही उन्होंने उनसे काम करवाया था। अगर आपने देखा हो, मूवमेंट के जो साथी जो ओल्ड एज हमारे बीच में जुड़े हुए, जिनके घरों में साहब काशीराम जी का आना जाना रहा है, डॉक्टर धम संदेश जी के घर में उनके पिताजी बामसेप में काम करते थे, और बामसेप के दौरान उनके घर में भी बहुत सारे प्रशिक्षण लगे। तो बता रहे हैं कि हम जब छोटे छोटे थे तो तब साहब हमारे घरों में आकर के कैंप लेते थे, और हमारे जो टीम के साथी उन्होंने कैडर लिए हैं साहब के, और इतना मजबूती के साथ काम किया उन्होंने, लोगों को तैयार किया है। बहुत सारे पत्रकार कई बार साहब से पूछते थे कि आप इतनी मजबूत योजना कैसे बना लेते, तो साहब कहते हैं मेरे पास समय नहीं है कि मैं बैठ करके योजना बनाऊं। साहब कहते हैं कि मैं तो एक मजबूत कदम आगे की तरफ बढ़ा देता हूँ, और जब मैं अपना मजबूत कदम आगे बढ़ा देता हूँ तो फिर उसके जो रिजल्ट हैं आप लोगों के सामने, और वही योजना बनना शुरू हो जाती है। तो साथियों, इस तरह के एग्जाम्पल आपके बीच में ऐसे बहुत सारे आपके बीच में जुड़े हुए हैं, और जिन आदमियों का कोई भी लक्ष्य है उनकी ट्रेनिंग होती है। अगर हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, हम टाइम पास कर रहे हैं, तो हमारी ट्रेनिंग नहीं। आप लोगों ने देखा होगा कि समय समय पर बंते जी ने जितने भी टीम के साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सब ने एक बंते जी ने टारगेट दिया, और टारगेट के साथ साथ में उनका प्रशिक्षण किया। अभी आप जो साथी कैंप में आए, जैसे 10 दिन के श्रावणेर शिविर लगाए जाते, तो 10 दिन के श्रावणेर शिविर में बंते जी पूरा मजबूती के साथ उनको ट्रेनिंग देते हैं। एक एक सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाता है। आपके खान पान के लिए भी तौर तरीके बनाए गए, जो तथागत बुद्ध ने विनय के नियम दिए हैं। उन नियमों को अगर आप देखें तो श्रामणेर के लिए हो, भिक्षुओं के लिए, लेकिन बंते जी ने वो जो नियम है वो नियम निकाल करके भी आप लोगों के लिए सेलेक्ट करके आप लोगों को बताया उसमें, कि जैसे भिक्षुओं के लिए वो नियम बने हैं, लेकिन साथ के साथ में अगर उपासकों का रहन सहन का तौर तरीका, उनका खान पान का तौर तरीका, उनका बोलचाल का तौर तरीका है, उनको खाना कैसे, किसी आदमी ने आपको खाने के लिए जो सामान दे दिया, आप उसको शांति से अगर इस्तेमाल कर लेते हैं, आप कोई डिमांड नहीं रखते, किसी के घर में जा रहे हैं, आप उनके सामने जाकर के कोई अलग से चीज नहीं मांग रहे हैं, आप स्पेशल कोई आइटम नहीं बनवा रहे हैं, तो इसका मतलब आप साथियों प्रशिक्षित, आपकी ट्रेनिंग हो चुकी। अगर आप लोग किसी के घर में जाकर के कोई भी चीज की डिमांड रखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई, और आप कोशिश ये करते हैं एक जगह 50 कार्यकर्ता हैं, और उनमें से एक कार्यकर्ता तो ऐसा हो बेचारा बहुत ही निहायत गरीब है, और वो थोड़ा सा उसके पास जो नॉर्मल सा सामान उपलब्ध है वो आपको खाने के लिए देता है, वो आपके लिए अच्छी सुविधा नहीं कर पाता है, एक नॉर्मल तरीके से आपको बैठाता है, उसके पास जैसी सुविधाएं हैं वो अपने पास रोकता है, और आप वहां ना रुक करके एक ऐसे संपन्न कार्यकर्ता के घर में जा रहे हैं, और वो कार्यकर्ता आपके लिए बेहतरीन व्यवस्था करता है, और आपको बहुत बेहतरीन व्यंजन बनाता है, आपकी डिमांड के अनुसार आपके लिए खाना बनाता है। तो इसका अर्थ ये है कि आपका प्रशिक्षण नहीं हुआ है, आपका जो प्रशिक्षण है कमजोर है। अगर आपके मन में ये धारणा आ गई है कि कौन आदमी मजबूती के साथ मेरी सेवा करेगा, कौन आदमी मेरी सेवा नहीं करेगा, और आप उस जगह पर जा रहे हैं जहां पर एक आम कार्यकर्ता आपकी इज्जत करता है, लेकिन साधन संपन्न आदमी आपको सिर्फ सुविधाएं देता है, तो इसका अर्थ ये है कि हमारी ट्रेनिंग में कोई ना कोई कमी रह गई। प्रबुद्ध साथियों, जितने भी कैंप रहे हैं बद्ध जी के, वो सारे के सारे चीजें हमें सिखाई गई कि हमें काम कैसे करना है, हमारे काम करने के तौर तरीके कैसे होने चाहिए। तो जितना मजबूत
प्रशिक्षण होगा उतना ही अच्छा उसका रिजल्ट आएगा, उसी के माध्यम से हम अपना लक्ष्य को पा सकते हैं। अगर आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करेंगे तो बाबा साहब का जो पूरा जीवन है एक लक्ष्य को पाने के लिए लगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब इंडिया में पढ़ते थे तो उनके साथ जो जो प्रॉब्लम आई है वो इस बात से भली भांति आप लोग परिचित है। लेकिन आपने ये बात देखी होगी, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विदेश में गए और विदेश में जाते ही बाबा साहब ने देखा वहां का जो सिनेरियो, वहां का जो माहौल है, वहां का जो लोगों का रहन सहन है, जो तौर तरीका है, उस तौर तरीके में और हमारे देश के तौर तरीके में दिन रात का फर्क। बाबा साहब ने सोचा भी नहीं था कि जो सुविधाएं हम यहाँ नहीं देख पा रहे हैं, जो प्रॉब्लम हम यहाँ फेस कर पा रहे हैं, क्या पता विदेश में भी ऐसा हो। लेकिन वहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ अगर कहीं छोटी मोटी कोई बात हुई भी है, कोई तकलीफ भी किसी ने दी है, तो मात्र इंडिया की वजह से तकलीफ दी है कि इंडिया से आया है। अन्यथा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ रंग, जाति, भेद, वर्ग के नाम से उनके साथ कहीं पर भी कोई टॉर्चर नहीं किया। और जितने भी प्रोफेसर थे उन सब ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ वो इज्जत से पेश आए। तो बाबा साहब ने वहां एक टारगेट सेट किया कि जो सुविधाएं, जो व्यवस्थाएं इन देशों में है, तो वो व्यवस्थाएं हम अपने देश में भी लागू कर सकते हैं। और साथ ही आप लोगों ने देखा होगा ये सारी चीजें, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब वहां से पढ़ करके आए, प्रशिक्षित होकर के आए, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की एक स्टेटमेंट अक्सर दोहराई जाती है कि मैं अशिक्षित कार्यकर्ता को शिक्षित करना चाहता हूँ, शिक्षित कार्यकर्ता को मैं प्रशिक्षित करना चाहता हूँ, और प्रशिक्षित कार्यकर्ता को मैं उसके बाद में हम प्रशिक्षण दे करके उनको संस्कारित करना चाहते हैं, संस्कारित करके सुसंस्कारित करना चाहते हैं, और सुसंस्कारित करके फिर हम उसको समाज में भेजेंगे, उसको राजनीति में भेजेंगे, उसको समाज में भेजेंगे, ताकि वो लोगों को तैयार कर सके। तो लास्ट में जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो लक्ष्य था, बाबा साहब ने कहा कि मैं भारत को बौद्ध में बनाना चाहता हूँ, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वो सारी सुविधाएं, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं भारतीय संविधान के अंदर स्थापित कर दी। तो ये जो टारगेट है, ये हर एक महापुरुष ने वो टारगेट सेट किया है। उनका जो प्रशिक्षण था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, वो प्रशिक्षण थपेड़ों से हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जहां पर भी कदम रखा वहीं बाबा साहब का अपमान किया गया, वहीं जलालत झेली। तो बाबा साहब उस जलालत से सीखते रहे कि जैसा मेरे समाज के साथ हो रहा है वो हमारे साथ ना हो, जो मेरे साथ हो रहा हो मेरे समाज के साथ ना हो। और आने वाले समय में समाज जब जागरूक होगा, मेरी बात को एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार करेगा, तो वो चाहेगा कि ये जो व्यवस्था है वो हमारे खिलाफ। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस जाति वाली जो व्यवस्था उसको तोड़ करके बौद्ध में भारत की परिकल्पना की, और बौद्ध धर्म एक्सेप्ट कर करके आप लोगों को एक नया रास्ता दिखाया। प्रबुद्ध साथियों, हमारे सामने जितने भी जो महापुरुष आए हैं, उन्होंने एक माइंड सेट किया, लोगों को तौर तरीके बताए, और उसके बाद में उस लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया। जितने भी हमारे बीच में महापुरुष आए हैं उन सब ने एक टारगेट सेट किया है, और उस टारगेट सेट करने के बाद में उन्होंने बहुत सारे समाज में जो माहौल बना हुआ था, आप समाज के साथ जिस माहौल में ढले, अगर आप उसी हिसाब से चलेंगे तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर आप थोड़ा सा रास्ता बदल करके चलने की कोशिश करेंगे तो आपके साथ तकलीफें बहुत आएंगी। जब हम साइकिल पर चलते हैं तो हमारे सामने से जो हवा आती है वो हमें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो साइकिल पीछे से अगर कोई हवा आ रही है और वो हमारे को आगे की तरफ धकेल रही है, तो हम हवा के जो साथ में चल रहे हैं तो हमारी स्पीड ऑटोमेटिक चलती रहेगी, हमें पैडल थोड़े कम मारने पड़ेंगे। अगर हम सामने से हवा आ रही है तो हमें रोकने की कोशिश करेंगे। तो जब हम हवाओं के विपरीत चलते हैं, समाज में जो विचारधारा, जो धाराएं चल रही हैं, वो धारा प्रवाह के अगर साथ में चलते हैं तो हमें कोई भी तकलीफ नहीं होती। लेकिन जब हम उस धारा प्रवाह के विरुद्ध चलते हैं, विपरीत चलते हैं, तो सबसे ज्यादा तकलीफें हमें उठानी पड़ती हैं। प्रभु साथियों, तो ये जो व्यवस्था जिस तरीके से बनाई गई उसके खिलाफ ना कह करके आप ये कहेंगे मानवतावादी व्यवस्था स्थापित करने के लिए बाबा साहब ने एक टारगेट सेट किया। और आप ये भी देखेंगे कि कितनी सारी तकलीफें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस जमाने में उठाई। और आप इस बात को भी आप अब देख सकते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कितने साल बाद दुनिया से चले जाने के बाद भी
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आज भी प्रतिमाओं को खंडित किया जाता है। इसका अर्थ आप ये समझें कि वो लोग उस व्यवस्था को ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए साथियों, जो टारगेट सेट किया जाता है हमें उतना ही मजबूती के साथ अपना प्रशिक्षण जो केंद्र है वो स्थापित करने चाहिए, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा, मैं वापिस बुद्धिज्म के ऊपर आ रहा हूँ। जैसे बंते जी ने शुरुआती दौर में जो कैडर लगाए, जो कैंप लगाए, उनमें 3-3 दिन के प्रशिक्षण दिए गए। बंते जी रात के 2 बजे तक भी कार्यकर्ताओं को लेके बैठे रहते थे और रात भर उन विषयों पर काम करते थे, तब जाकर के एक इतना बड़ा मोमेंटम खड़ा हो पाया। आज भारत का हर कोने में धम्म भूमि का नाम लेने वाला कार्यकर्ता आप लोगों को मिल जाएगा। अभी करंट में आप लोगों ने कार्यक्रम देखा है अलीगढ़ के अंदर, वो उसका एक परिणाम है। इसका मतलब ये है कि मजबूती के साथ कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण हुए। इसके अलावा अगर आपने देखा होगा, बंते जी ने वहां अलीगढ़ में के बाद में जैसे आगरा में जो शुरुआत की थी प्रशिक्षण की, तो वहां प्रशिक्षण दिए गए। और पलवल में जो धम्म भूमि जो सेंटर है, वहां पर भी बंते जी ने जब प्रशिक्षण दिए, तो एक ऐसा समय था, उस टाइम पर इतनी ज्यादा गर्मी थी, जून जुलाई का महीना था और बहुत ज्यादा गर्मी थी। धम्म भूमि पर न तो सारे कमरों में छताएं थी, ना ही यहाँ लाइट की व्यवस्था थी, तो पीछे पेड़ थे। और उन पेड़ों के बीच में बंते जी ने कम से कम 150 लोग वहां शामिल हुए थे। 150 लोगों को वहां बैठाया, 150 लोगों को लगातार 3 दिन के लिए वहां ट्रेनिंग पर रखा गया और 3-3 दिन के प्रशिक्षण लगाए। और उस सेमिनार में लोग निकल करके गए और उसके बाद उन लोगों को तैयार करके बाकी लोगों को तैयार करने के लिए काम पे लगाया गया। एक एग्जाम्पल आपके सामने कई बार तथागत बुद्ध का दिया जाता है। जब तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्त करने के बाद में जब तथागत सारनाथ में गए, तो सारनाथ में आप लोगों ने देखा होगा 5 बुद्ध भिक्षुओं की वहां एक तस्वीर है और बीच में तथागत बुद्ध बैठे हैं। तो वो बुद्ध एंड हिज धम्मा में एक एविडेंस दिया गया है कि जब तथागत पहुंचे तो वो सारे के सारे जो परिव्राजक थे, उन्होंने कहा कि हम तथागत से बात नहीं करेंगे, हम उनको पानी नहीं देंगे, हम उनको बैठने की जगह नहीं देंगे, हम उनसे बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने जो नियम बनाए थे, जैसे सभी लोग खाना नहीं खाएंगे, भूखा रह करके हम तपस्या करेंगे या हम ज्ञान की प्राप्ति पर फोकस करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि जो तथागत थे उन्होंने खाना खाया और इसलिए उन्होंने नियम का उल्लंघन किया, हम उनसे बात नहीं करेंगे। लेकिन जैसे वो तथागत के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तथागत की जो चाल है, जो उनका चेहरा है, उनमें एक अलग तेज है। और जैसे उन्होंने देखा तो उस तेज से वो बच नहीं पाए। उन्होंने फिर वो तथागत के लिए बैठने के लिए कोसा बिछाई, एक पानी लेकर के आए, एक ने पैर धुलवाए, एक ने उनको बैग लिया और उनको वहां बैठाया। इस तरीके से जब ये सारी बातें हो गई, बैठने के बाद में तथागत की और उनके आपस में वार्तालाप होती है। तो वो कहते हैं जी आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब हम आपको जैसे हम बुद्ध कहेंगे, तो आपकी ज्ञान प्राप्ति का मकसद क्या है। जब तथागत ने उनसे कहा कि आप लोग पांचों परिव्राजक जो यहाँ आप प्रशिक्षण, ये जो आप यहाँ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो आपकी ज्ञान प्राप्ति का मकसद क्या है। लेकिन प्रभु साथी वो अपनी ज्ञान प्राप्ति का मकसद नहीं बता पाए। उसके बाद में तथागत से उन्हें पूछा गया, तथागत हम नहीं बता पा रहे, हमारा ज्ञान प्राप्ति का कोई मकसद नहीं था, आप हमें अपनी ज्ञान प्राप्ति का मकसद बताओ, आपको ज्ञान मिला। जब वो तथागत कहते हैं कि जो मेरा जो देश है वो पूरा अंधकार में चला गया है, अंधविश्वासी हो गया है, बहुत सारी जो पौराणिक परंपराएं हैं उनमें वो जकड़ गया, धार्मिक आडंबरों में अंधविश्वास में जकड़ गया है। और वो इतना ज्यादा जकड़ गया कि जैसे बंद कमरे में अंधेरे में वो किसी ने रोक दिया। और मेरा जो मकसद है उस समाज को जो अंधेरे में रह गया अंधविश्वास के कारण, अपने आप को किसी दूसरी शक्ति के सहारे वो अपने आप का अपना भला समझता है, तो मैं उस अंधकार में गए हुए समाज को प्रकाश में लाना ही मेरे ज्ञान प्राप्ति का मकसद है। अर्थात मैं जो अंधेरे में जो समाज चला गया है, मैं उसको ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से उनको प्रकाश में लाना चाहता हूँ, ये मेरा मकसद है। लेकिन ये जो बात जब उनको कही तथागत ने, तो उसके बाद में उनको समझ में आया कि हाँ, तथागत की जो ज्ञान प्राप्ति का मकसद था वो व्यक्तिगत नहीं, मैंने ज्ञान पा लिया है और उसके बाद में मैं उस ज्ञान को पा करके लोगों में बांटूं और लोगों के भले के लिए काम करूं। उसके बाद में आपने देखा अगर बुद्धिज्म के ऊपर आज तक कोई इस तरह का ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाया है, वो वर्ग के कारण, जाति के कारण, या वो अपने आप को
कहीं ना कहीं वो नीचा समझते हैं वो लोग कि भाई ये तो एक एक ऐसी बात करता है, इंसानियत की बात करता है, ये बुद्धिज्म का जो क्षेत्र है, इसलिए वो आप लोगों से चिढ़ते। अन्यथा बुद्धिज्म के मामले में कोई भी आज उनका सानी नहीं है। इसलिए प्रबुद्ध साथियों, जिन लोगों का प्रशिक्षण हो जाता है फिर वो मजबूती के साथ समाज में काम करते हैं। नहीं तो आप लोगों ने देखा होगा, जिन लोगों का प्रशिक्षण नहीं हो जाता है वो लोग कहीं ना कहीं कान के कच्चे रहते हैं। जिन लोगों का प्रशिक्षण नहीं होता वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। आपने देखा होगा, अगर किसी आदमी को एक बात कह दी जाए, 10 साल पहले एक बात कही थी, तो वो उस बात को 10 साल के बाद में भी पकड़ करके बैठा रहता है। पकड़ के क्यों बैठा रहता है? वो सोचता, अरे यार उस आदमी ने मेरे को एक दिन ये बात कही और मैं जब भी मौका मिलेगा मैं उसका इलाज करूंगा। हम जैसे कई बार बनते जी तथागत की एक बात कहते हैं कि हमने अपने मन की शांति की जो कुंजी है, ताली है, हमने किसी दूसरे आदमी के हाथ में दे रखी है। वो आदमी सोचेगा, वो आदमी मेरा भला चाहेगा तो मेरा भला होगा, वो आदमी चाहेगा तो मैं मुस्कुराऊंगा, वो आदमी कहेगा तो मैं अच्छा काम करूंगा, वो आदमी नहीं कहेगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा। इसलिए हमने जो अपने मन की जो शांति की कुंजी है दूसरे लोगों के हाथों में दे रखी। अगर हमारा प्रॉपर तरीके से प्रशिक्षण हो जाता है तो फिर उसके बाद में हमारे मन की जो शांति की कुंजी दूसरे के हाथ में नहीं जा पाएगी, वो हमारे पास ही रहेगी, हम जिस तरीके से समाज में काम करना चाहते हैं। नहीं तो आपने देखा होगा, जब चुगलियां शुरू होती हैं तो आदमी इंटरेस्ट लेकर के उस बात को और ज्यादा लपेट करके पूछता है, और बता उसने क्या कहा, और बता उसने क्या कहा, उसके बाद फिर और बता, चटकारे ले लेकर के एक दूसरे की चर्चा करते हैं। इसका मतलब ये है साथियों, हमारे प्रशिक्षण में कहीं ना कहीं कमी है। अगर प्रशिक्षण मजबूती के साथ हो जाए तो हम ये छोटी छोटी जो चीजें हमारे बीच में आ रही हैं हम उनसे ऊपर उठ सकते हैं। कई बार अक्सर बंते जी ने कहानी आप लोगों के बीच में भी सुनाई, आप लोगों की याद हो तो, एक भिक्खू की कहानी। एक बार वो एक भिक्खू के पास एक आदमी आकर के कहता है, जी आपका एक उपासक है, मैं उसके बारे में कुछ आपको बातें बताना चाहता हूँ। तो भिक्खू कहते हैं कि भाई आप जो मेरे को जो कहानी बता रहे हैं किसी भी आदमी की, उसकी चर्चा करना चाहते हैं, तो मैं उससे पहले आपका मैं 3 क्वेश्चन करूंगा, तुम 3 क्वेश्चन का प्रॉपर अगर जवाब दोगे तो मैं फिर आपकी बात सुनूंगा। वो कहते हैं ठीक है बंते जी आप पूछो। तो कहते हैं कि जिस आदमी की तुम कहानी बताना चाहते हो, बात बताना चाहते हो, तो क्या वो उसकी बात सच्ची है? तो वो कहते हैं जी सच्ची तो नहीं है, मैंने तो सुनी है, मैं तो सुनी सुनाई बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर वो कहते हैं ठीक है, जब सुनी सुनाई बात कह रहे हो, आपने उस बात के ऊपर भरोसा नहीं है कि वो सच्ची नहीं है, तो फिर मैं आपकी बात क्यों सुनूं? उसके बाद में फिर कहते हैं ठीक है भाई, आप दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जो आप जिस आदमी के बारे में बात बताना चाहते हैं क्या वो बात अच्छी है? तो कहते हैं जी अच्छी भी नहीं है, क्योंकि किसी दूसरे आदमी की चुगली है, इसलिए मैं तो सुनी सुनाई बात कर रहा हूँ, अच्छी भी नहीं है। तो मैं फिर तब भिक्खु कहते हैं कि जब अच्छी नहीं है सच्ची भी नहीं है तो मैं उस बात को क्यों सुनूं? उसके बाद में लास्ट वो क्वेश्चन करते हैं कि एक बात बताओ, जो बात तुम एक उपासक के बारे में बताना चाहती हो तो उसमें आपका या मेरा या उस उपासक का या किसी का भला होगा? वो कहते हैं जी इसमें तो भला भी किसी का नहीं होगा। तो फिर वो कहते हैं वो बात अच्छी भी नहीं है, बात सच्ची भी नहीं है और उसमें किसी का भला भी नहीं, तो मैं क्यों सुनूं? बिना कोई सबूत के आपके सामने कोई भी आदमी इस तरह की बातें करता है तो उन बातों को हमें भी इग्नोर करना चाहिए। अगर हम सही तरीके से अगर हमारा किसी टारगेट में प्रशिक्षण लिया जाता है तो साथियों आदमी वहां पर एक मजबूती के साथ तैयार हो जाता है। वो फिर किसी की सुनता नहीं है, वो इस बात को यहाँ से सुनता दूसरे कान से निकाल देता है और वो अपने टारगेट के ऊपर सेट होता है और टारगेट पे लगातार काम करता है। आप लोगों को पंजाब का एक छोटा सा एग्जांपल है, साहब जब पंजाब में आए तो वहां एक प्रोग्राम रखा गया था और जब साहब का मौका दिया गया बोलने के लिए तो उससे पहले कार्यकर्ताओं ने जो वहां का संचालक महोदय था उसने एक रिक्वेस्ट की कि साहब हमारे बीच में एक बाबा जी हैं और वो आपके बीच में सिर्फ 5 मिनट बात करेंगे, 5 मिनट के बाद में फिर आपको मौका देंगे। बड़ा सामाजिक है, बाबा साहब को मानता है, महापुरुषों को मानता है, तो इस बाबा जी की बात आपने सुननी है। तो साथियों जो उस बाबा जी को माइक दिया गया, बाबा जी बोलने लगे, तो उसने कहा बाबा जी ने कि मैं अलग जगाऊंगा, एक बेगमपुरा शहर बसाऊंगा और वहां पर किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, वहां सब स्वर्ग में जाएंगे, अगर कोई तकलीफ नहीं होगी, और जब स्वर्ग में जाएंगे तो उसको ये फायदा होगा, उसको ये फायदा होगा, वहां अमृत मिलेगा, सदा के लिए प्यास बुझ जाएगी, भी होगा, बहुत सारी चीजें
लोगों को बताई गई। तो उसके बाद में साहब वहां बैठे बैठे गुस्सा हो रहे, साहब को बड़ा गुस्सा आया इस बात से। साहब खड़े हुए, साहब ने कहा भी किसको ले आए आप, लेकिन फिर भी लोग माने नहीं 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 साहब, ये आदमी जल्दी ही पॉइंट पे आने वाला। साहब को बड़ा गुस्सा, साहब की जो फ्लाइट थी लेट हो रही थी, साहब ने हाथ पकड़ के उसको एक साइड में झटक दिया, एक साइड बैठाया, और साहब ने कहा कि भाई मैं तो अपने लोगों को सीधा दिल्ली का रास्ता दिखाना चाहता हूँ, जो मैंने टारगेट सेट किया, लेकिन तुम इन बाबाओं के माध्यम से हमारे समाज को स्वर्ग नरक के चक्कर में दाएं बाएं भटका रहे, इसलिए मेरे किसी भी कार्यक्रमों में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। इसका अर्थ ये साथियों, वहां मजबूती के साथ एक कार्यकर्ताओं को वहां तैयार किया गया था, वो उनको कैडर दिए गए, कैडर के माध्यम से उनको तैयार किया गया। इसलिए साथियों मैं जो पीछे की जो बातें दो चार मैंने पॉइंट उठाए थे, उनके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हमारा जो कैडर है, अगर हमारी जो प्रशिक्षण की जो तैयारी है वो मजबूती के साथ हो जाए, तो फिर कोई भी लक्ष्य, कोई भी टारगेट है वो आसानी से अचीव किया जाता है। एक कार्यकर्ता में क्या गुण होने चाहिए, तो कुछ पॉइंट है मेरे पास, मैं उन पॉइंट के ऊपर आप लोगों से थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। मैं उनको ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करूंगा, खाली उन पॉइंट को मैं बोलूंगा। ये भंते जी ने जो प्रशिक्षण दिए हैं उनकी भी कुछ बहुत सारी बातें हैं, कुछ और भी मैंने नोट की हैं, तो मैं सिर्फ मोटे तौर पर ये चीजें बता देता हूँ। जैसे कार्यकर्ता को शीलवान होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, अच्छा व्यवहार हो, अच्छी वाणी हो, पहनावा अच्छा हो, आजाद हो, अध्ययनरत हो, अधिकारों के प्रति जागरूक हो, उसके अंदर समर्पण हो, समृद्ध हो, चित्त में मैत्री करना हो, समाशील हो, दान पारमिता हो, सतत मूल्यांकन करने वाला हो, महापुरुषों के प्रति सजग हो, किसी भी प्रकार का कोई प्रलोभन ना हो, संगठन में मजबूती के साथ अपनी बात रखने वाला हो, अनुशासित हो, संघर्षशील हो, उसके अंदर ईर्ष्या ना हो, सत्ता पाने के लिए वो जागरूक हो, अष्टांगिक मार्ग का पालन करने वाला हो, ध्यान साधना करने वाला हो, योजनाकार हो, संतुष्ट हो, अहंकारी ना हो, त्याग की उसके अंदर भावना हो, आलसी ना हो, संवेदनशील होना चाहिए, कठिन परिश्रमी हो, मैत्रीपूर्ण और भाईचारे की बात हो, स्वतंत्र हो, अंधविश्वासी ना हो, न्यायप्रिय हो, दृढ़ संकल्पवान हो, धैर्यवान हो, नियमितता हो, पारमिताओं का पालन करने वाला हो, राजसत्ता के प्रति जागरूक हो, आलसी ना हो, अत्याचार को सहन करने वाला ना हो, श्रद्धा उसके अंदर हो, मनोबल उसका मजबूती के साथ हो, मानसिक संतुलन उसका डिसबैलेंस ना हो, साहसी हो, मुदिता उसके अंदर होनी चाहिए, प्रसन्न मुद्रा का आदमी होना चाहिए, शांति प्रिय हो, विचारमान हो, ये कई पॉइंट दोबारा भी बीच में आ गए, जाति को ना मानने वाला हो, छुआछात ना करने वाला हो, और जो आडंबर है उनके प्रति जागरूक हो, बौद्ध परंपराओं को मानने वाला हो। तो इस तरह के कुछ पॉइंट है कार्यकर्ताओं के लिए जो प्रशिक्षण में बताए जाते हैं। अगर हमारा मजबूती के साथ प्रशिक्षण हो जाता है तो उस टारगेट को आसानी से तैयार, उस टारगेट का आसानी से पाया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। अब तक के जितने भी हमारे टारगेट है साथियों, मजबूत प्रशिक्षण के कारण ही हमने ये सारे के सारे टारगेट अचीव किए। ऐसा नहीं होता कि कोई भी काम एक आदमी लेकर के खड़ा हो जाता है, आज वो कहेगा कि चलो भाई इस टारगेट को अचीव करते। पहले आदमी योजना बनाता है, और योजना बनाने से पहले वो सपने लेता है। आपकी जानकारी के लिए एक बात बताऊं, जैसे नील आर्मस्ट्रांग वो चांद पे गए, और जब वो चांद पे गए थे तो उससे पहले उन्होंने एक सपना देखा होगा, सपने के बाद में उन्होंने योजना बनाई होगी, उसके लिए फिर वो प्रशिक्षित किए गए होंगे, और उनका जो पूरा टीम थी वो सारी सारी प्रशिक्षित की, और जब उनका प्रशिक्षण हो गया उसके बाद में उन्होंने चांद की तैयारी की। ऐसा नहीं है कि वो रात को सो रहे थे, सुबह उठे, उठ करके मिसिज को कहा कि मैं थोड़ी देर चांद में घूमने के लिए जा रहा हूँ, और उसने कहा कि पायलट जल्दी से अपने जहाज निकाल और एक चक्कर चांद पर लगा करके आते हैं। कभी भी कोई भी टारगेट सेट किया जाता है तो उससे पहले उसका मजबूती के साथ प्रशिक्षण किया जाता है। जब वो प्रशिक्षित हो जाता है उसके बाद में फिर योजनाएं बनती हैं, और योजनाएं
तभी अमली जामा पहना जाता जब उनके पास में जागरूक और एक्टिव कार्यकर्ता हो। अगर कोई भी आपके आसपास में कार्यकर्ता है वो हाँ 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 करता है, हाँ जी बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया, अगर वो करता है तो ये मान के चलो कि वो माइंड अप्लाई नहीं करता है। अगर वो माइंड अप्लाई करता है तो वो कोई ना कोई जो बात आपके बीच में चल रही है तो उसमें कोई ना कोई अपना पॉइंट रखता है। खाली हाँ हाँ करना और कोई नई बात, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए, हमें हाँ में हाँ भी मिलानी चाहिए नेतृत्व कर्ता के साथ। लेकिन साथ के साथ में हमने कुछ न कुछ, अगर हमारे सामने कोई पॉइंट गलत आया है तो हमने उसको थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश भी करनी चाहिए। तो एक मजबूत कार्यकर्ता का जब सही प्रशिक्षण होगा, सही उनको तौर तरीके बताए जाएंगे, तभी वो एक लक्ष्य को पा सकता है। लक्ष्य आपका कोई भी हो सकता है। एक चोर जब चोरी करने के लिए निकलता तो उसका भी एक लक्ष्य होता है। अगर वो मजबूती के साथ जाता तभी वो सक्सेस हो गया था। अगर उसका लक्ष्य मजबूत नहीं है तो वो भी कहीं ना कहीं पिट रहा होता है। साथियों, कोई भी आदमी है, कोई भी सैनिक है, कोई भी कार्यकर्ता है, कोई भी लक्ष्यवान आदमी है, किसी भी तरह का है, अगर उनका एक टारगेट सेट है और उसका मजबूती के साथ प्रशिक्षण है, अगर उसका प्रशिक्षण है तो वो सक्सेस हो जाता है। आप लोगों को खूब ये बात सिखाई जाती है कि मॉर्निंग वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज, लेकिन मानते कितने लोग हैं? हेल्थ इज वेल्थ खूब समझाया जाता है, लेकिन इस इतने कौन कौन लोग हैं जो सुबह जल्दी उठ करके अपने टारगेट के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं? बहुत कम लोग हैं। सारी बातें आप लोगों को सिखाई जाती, सारी बातें हमें बताई जाती है, ट्रेनिंग का ये हिस्सा है। इतनी सारी बातें होने के बावजूद भी हम उन बातों को फॉलो ना करें तो इसमें ट्रेनिंग की कोई गलती नहीं है, हमारी खुद की गलती है। हमें खुद के ऊपर शासन करना चाहिए। अनुशासन का जो शाब्दिक अर्थ है, जिसको डिसिप्लिन आप अंग्रेजी में बोलते हैं, अनुशासन, शासन का पालन करना या खुद के ऊपर शासन करना, मतलब अपने आप को कंट्रोल करना। अगर आपके सामने एक टारगेट है तो हमें प्रशिक्षण केंद्र फिर से स्थापित किए जाए। धम्मभूमि ने पलवल में एक केंद्र बनाया है, उसके बाद आगरा में एक प्रशिक्षण केंद्र है, उसके बाद में आप देखेंगे अलीगढ़ में प्रशिक्षण केंद्र बनने जा रहा है, और अलग अलग जगह इसी तरीके से हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं। बामसेप ने भी अगर कोई काम शुरू किया तो उन्होंने पहले प्रशिक्षण केंद्र खोले, और प्रशिक्षण केंद्र खोलने के बाद ही वो लोग मजबूती के साथ तैयार हो पाए हैं। साहब कांशीराम ने जब 30-40 लोगों को ट्रेनिंग दी थी तो उनमें से एक जयराम जयती बंदे जी कई बार उनकी कहानी बताते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर साहब कांशीराम दिन में अगर ये कहें कि रात है, साहब कांशीराम अगर दिन में ये कहें कि रात है, तो वो कहते हैं कि हम सारे के सारे कार्यकर्ता साबित कर देंगे कि जो साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम साबित कर देंगे दिन में ये रात है, अगर साहब रात में ये कहे दिन है तो हम साबित करने का मादा रखते हैं। तो साथियों, इस तरीके से मजबूती के साथ कार्यकर्ताओं को तैयार करने की प्रशिक्षण की जरूरत है। प्रशिक्षण अगर मजबूती के साथ होगा तो उतना ही मजबूती से लक्ष्य भी बहुत आसानी से अचीव किया जा सकता है। आज के विषय पे आप लोगों ने मेरी बातें सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई किसी तरह की मिस्टेक रह गई हो तो हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे, और किसी साथी का कोई क्वेश्चन हो तो हम इन विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। नमो बुद्धाय।